नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 4 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये ऑनलाइन परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और इसके अंतर्गत हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। तो अधोगामी सिद्धांत का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बनेगा। दोस्तों शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। विकास के अधोगामी सिद्धांत, जिसको प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इसके अनुसार शिशु जो होता है पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखता है। अधोगामी सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर में केंद्रीय हिस्सों से बाहर की तरफ होता है और इसके अंतर्गत विकास के प्रथम चरण में बच्चों में पहले मौलिक मांसपेशियों का विकास होना आरंभ होता है और उसके पश्चात छोटी मांसपेशियों अथवा सकल गत्यात्मक कौशल का अधोगामी सिद्धांत को समीपो दूरस्थ सिद्धांत या निकट दूर नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सेकंड। अभिकथन दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। कारण आ रहे, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अलग होता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा अपने बचपन की अवधि में अलग अलग अनुभव प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं वे किस अवधि के लक्षण हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड मध्य बचपन, इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य बचपन की अवधि जिसको मिडिल चाइल्डहुड के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं। तो सामाजिकरण का द्वितीय कारक आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया और स्कूल, ये द्वितीय कारक हैं सामाजिकरण के। सामाजिकरण के द्वितीय कारक में स्कूल आता है, मीडिया, किताबें, पत्रिकाएं, सहपाठी शामिल होते हैं और जबकि हम परिवार और निकट परिवार संबंधी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक में आते हैं। तो प्राथमिक कारक में परिवार आएगा और निकट परिवार, ये सामाजिकरण के प्राथमिक कारक होते हैं। सामाजिक मानदंडों और सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना सामाजिकरण कहलाता है। तो सामाजिकरण क्या होता है दोस्तों? सामाजिक मानदंडों और सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना सामाजिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड परिपक्वता, इसका सही जवाब बनेगा। पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप में क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना परिपक्वता कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं कर पाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार यह अवस्था जो होती है दोस्तों 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक रहती है और इस अवस्था में बालक जो होता है कौन कौन सी क्रियाएं कर लेता है, संरक्षण और संबंध और वर्गीकरण, 3 महत्वपूर्ण संपत्तियों का इसमें विकास कर लेता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे का अपने आप से बात करना उनके अहम केंद्रवास का द्योतक है। उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, एकदम राइट आंसर बनेगा दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संभाषण या निजी वाक बालक को विनियमित, स्वनियोजित व उसके व्यवहार को निर्दिष्ट करने का कार्य भी करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है,
8 लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मानचित्र, सेकेंड भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, कैलकुलेटर इसका सही जवाब बनेगा। और स्कीमा की धारणा अवधारणा जो दी गई है वो जीन पियाजे के द्वारा विकसित की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, लेव वाइगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इनाम और दंड का उपयोग, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखना, ये बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन सी थर्ड जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। बाल केंद्रित कक्षा में गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। बच्चों की प्रगति को गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। बाल केंद्रित कक्षा की गतिविधियाँ जो होती हैं बाल केंद्रित होती हैं और बच्चे जो करते हैं उसी में तल्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चरण की विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा, कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आपको बताना है दोस्तों इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं तथा प्रत्येक बुद्धि अपनी प्रकृति में स्वतंत्र व अन्यों से पृथक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर की एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से है। तो राइट आंसर जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षण द्वारा किसका पालन किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे दोस्तों, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। यह कथन बच्चों के मूल्यांकन के बारे में सही कथन नहीं है दोस्तों। बच्चों का मूल्यांकन करते समय उसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के अवसर प्रदान करने चाहिए और साथ ही मूल्यांकन की संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि। तो राइट आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। शिक्षा में समावेशन से अभिप्राय है कि शिक्षा में कि विद्यालय में समाज के प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा, पठन वैकल्य। पठन वैकल्य विकार लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 18, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा गैर प्रासंगिक सामग्री। गैर प्रासंगिक अध्ययन सामग्री सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगी, जबकि लचीला पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षाशास्त्र और व्यापक मूल्यांकन उन्हें शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने में सहायता करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्न में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वाक्य बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र और प्रतिभाशाली छात्र और सृजनात्मक छात्र, सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन 3, गतिमान दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
1 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों के साथ चर्चा करना। ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है यहाँ पे दोस्तों। ऐसे स्थितियाँ महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा टालना और निष्क्रिय। ऐसी स्थितियों को टालना करना महत्वपूर्ण व आवश्यक होता है जहां विद्यार्थी लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता की भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी, ऑप्शन सेकेंड सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें। ऐसे निर्देश होने चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है 25। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से जो सही जवाब होगा व्यवहार का अनुकूलन करना। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा खोजी अधिगम, सहयोगी अधिगम, पाठ, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना आदि को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि व्यवहार के अनुकूलन को उनके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 26 है। छात्रों के समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी रणनीति है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऐसी परिस्थितियाँ बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी है, आवश्यक है, हानिकारक है, का कोई संबंध नहीं, महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी हानिकारक है। बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह किसी बात पर स्वयं को शर्मिंदा महसूस ना करें, अपितु बिना किसी संकोच या भय के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। क्वेश्चन नंबर अगला 29 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं। तो कौन कौन से बदलाव किए गए हैं दोस्तों, इनमें से आपको बताना है सही जवाब क्या है इनमें से। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, मानकीकरण से लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानकीकरण से लचीलेपन, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी में परिवर्तन को प्रस्तावित करती है। साथ ही रचनात्मक मूल्यांकन, बहुविषयता, संरचनाओं की समझ और बहुभाषिकता आदि को प्रस्तावित करती है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है सीडीपी का, क्वेश्चन नंबर 30। अधिगम को किसके बजाय किसकी ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड सटीक जवाब है इसका। दोस्तों आपने इस क्लास में सीडीपी बाल विकास के आपने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।